हाय बच्चों। तो अभी तक तुम लोग ये पढ़ चुके होते कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लाइट के लिए। जो तुम लोग पढ़े होगे क्या, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, जहां म्यू टू और म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है? रिस्पेक्टिव मीडियम का। लेकिन आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्या कि जब डायरेक्ट करंट एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में एंटर करता है तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करता है। इन दिस केस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ tan ऑफ एंगल थीटा वन और बाय tan ऑफ एंगल थीटा टू। ठीक है, और ये किसके साथ बराबर होगा? ये बराबर होगा रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव कंडक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो हम इसको ये जो इक्वेशन हमें मिला, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये आया कहां से। ठीक है, तो देखते हैं कि सपोज एक करंट, सपोज इसका हम करंट डेंसिटी लेते हैं J1। ये एंटर करता है दूसरे कंडक्टर में, देन एट इंटरफेस सपोज ये करंट एंटर कर रहा है एट सम एंगल थीटा वन एंड इमर्ज आउट हुआ एट सम एंगल थीटा टू। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या कि I1t इज शुड बी इक्वल टू I2t। I1 क्या है? जितना करंट यहां से स्ट्राइक किया कंडक्टर पे, और व्हाट इज I2? I2 है कितना करंट बाहर निकला। ठीक है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या? I1 इक्वल टू I2। ठीक है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि I क्या होता है? I होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है कि नहीं? तो हम लोग I1 को लिख सकते हैं J1 डॉट ds शुड बी इक्वल टू व्हाट? J2 डॉट ds। ठीक है, तो ये J1 क्या है? तो J1 है करंट डेंसिटी। ठीक है, किस में है करंट डेंसिटी? है करंट डेंसिटी इन कंडक्टर वन। J1 क्या है? करंट डेंसिटी इन कंडक्टर वन। एंड J2 क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी फॉर कंडक्टर टू, है ना? तो भाई ये तो हम लोग सीख गए कि J1 डॉट ds ये इक्वल हुआ J2 डॉट ds से। ठीक है, तो हम ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? J1 ds cos थीटा वन इज इक्वल टू J2 ds cos थीटा टू, है ना? अगर दोनों तरफ से हम लोग ds हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? J1 cos थीटा वन इज इक्वल टू J2 cos थीटा टू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन वन बोलकर हम अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है? करंट डेंसिटी का। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें इक्वल देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सपोज करंट डेंसिटी J1 स्ट्राइक किया एट एंगल थीटा वन, और यहां से करंट डेंसिटी J2 बाहर निकल रहा है एट सम एंगल थीटा टू। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग लिख सकते थे क्या? J1 cos थीटा वन, और यहां का परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं? J2 cos थीटा टू, है कि नहीं? इसका एक चीज हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं J1 sin थीटा वन, और इसका लिख सकते हैं J2 sin थीटा टू। ठीक है, तो फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम ये समझ सकते हैं कि एक करंट जो फ्लो हो रहा होगा, तो अलोंग दिस लाइन देयर शुड नॉट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस कोई भी बैटरी एडेड नहीं है, कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं है। तो अगर कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं है तो हम ये कह सकते हैं फॉर टेंजेंशियल डायरेक्शन
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए नो ईएमएफ इज देयर। अगर कोई भी ईएमएफ नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल ये 0 होना चाहिए। अरे भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल अगर 0 होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ये कांस्टेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल दिखेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों के लिए बराबर होगा। भाई हम ये जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ से एक चीज तुम जान सकते हो, यू नो दैट फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई, है ना। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू अगर हम लोग सिग्मा ई लिखते हैं तो क्या हम लोग E इक्वल टू लिख सकते हैं करंट डेंसिटी बाई सिग्मा, है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं ना, E इक्वल टू करंट डेंसिटी बाई सिग्मा। तो देयरफॉर E1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, J1 along the horizontal, तो along horizontal component क्या हो जाएगा, J1 sin theta 1 by sigma 1, एंड E2 को क्या लिख सकते हैं, J2 sin theta 2 by sigma 2, and therefore from this expression हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write J1 sin theta 1 by sigma 1 is equal to J2 sin theta 2 by sigma 2। ठीक है, अब ये जो भी रिजल्ट आया इस रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन 1 भी था। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन 1 था J1 cos theta 1 is equal to J2 cos theta 2, एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, J1 sin theta 1 by sigma 1 is equal to J2 sin theta 2 by sigma 2। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, मतलब अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो हम ये क्या देख पाएंगे, हमें मिलेगा J1 cos theta 1 by J1 sin theta 1 by sigma 1 is equal to J2 cos theta 2 by J2 sin theta 2 by sigma 2, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो अगर हम लोग J कैंसल आउट कर देते हैं तो देखो हमें देखने को मिलेगा कि सिग्मा 1 cot theta 1 is equal to sigma 2 cot theta 2, है ना। तो यहां से हम क्या cot theta 1 by cot theta 2 को लिख सकते हैं sigma 2 by sigma 1। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम लोग क्या देख पाएंगे, हमें मिलेगा tan theta 1 by tan theta 2 ये हमेशा कांस्टेंट होगा और किसके साथ बराबर होगा, सिग्मा 1 by सिग्मा 2। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन मिला इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किस केस के लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर डायरेक्ट करंट। तो यहां से हम एक चीज सीख पाए, क्या सीख पाए, कि जब एक डायरेक्ट करंट किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे एंटर करता है, देन इट आल्सो फॉलो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड हिज लॉ एंड दैट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is given by tan theta 1 by tan theta 2 is equal to sigma 1 by sigma 2। That's all.